Hi everyone, welcome to Sapphire Science. Today we are going to continue our rest of chapter Matter of Surroundings. In first part of this chapter we have already learnt about physical nature of matter and state of matter. In this section I will be going to discuss about change of state of matter, boiling point, melting point, latent heat, sublimation, how to convert Celsius temperature in Kelvin scale, evaporation, etc. So, students, our first topic is can matter change its state? कि मैटर जो है कैसे अपने स्टेट को मतलब एक अवस्था को दूसरी अवस्था में चेंज करती है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट। कौन कौन सी थ्री वो स्टेट में वाटर एग्जिस्ट रहता है? एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड मीन्स आइस और लिक्विड मीन्स वाटर और गैस मीन्स वाटर वेपर या फिर स्टीम्स। मतलब पानी जो है तीन स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये पेपर में पूछा जाता है कि पानी वाटर की थ्री स्टेट ऑफ वाटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मीन्स आइस और लिक्विड मीन्स वाटर और गैस मीन्स वाटर वेपर। तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि कैसे एक स्टेट से दूसरी अवस्था में पानी चेंज होता है या मैटर की स्टेट चेंज होती है। तो देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है और ये एक एपरेटस है। इस एपरेटस में एक क्या है, ये बीकर आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ये बीकर, और नीचे से बर्नर से हम हीट कर रहे हैं। इस बीकर के अंदर आइस रखी हुई है और आइस रखने से पहले जो हमने जो सेटअप तैयार किया है उसमें क्या है, एक थर्मामीटर है, ये और एक ग्लास स्टिरर है। ग्लास स्टिरर मतलब ग्लास रॉड जिससे हम इस पानी को हिलाते जाएंगे। तो हम अब बर्नर से इसे जब गरम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे आइस धीरे धीरे मेल्ट होती है। आइस मेल्ट होती है तो उसके बाद में जो आइस मेल्ट होती है उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा, जब मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो उसको हमने क्या कहा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा। यहाँ पर ऐसा कब होता है, जब वो मेल्ट होना शुरू होती है आइस। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया किसी भी सॉलिड को, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके पार्टिकल के बीच में वो टूट जाता है, कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो है वो जो मैटर की स्टेट है, एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। समझ में आया इसको आपको कि यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करने से जो हमने हीट उसको दी, वो अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था बर्फ़ को दी, तो बर्फ़ के पार्टिकल जो थे वो एक स्टेट में चेंज हो गए। इट मीन्स क्या हुआ, आइस से क्या कन्वर्ट हो गया, वो पहले वाटर में चेंज हो गया। यहाँ पे लिख भी रखा है कि एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव देन द फिक्स्ड पोजीशन स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जब हम ज़्यादा हीट दे देते हैं तो पार्टिकल अपने मोर फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। और फिर क्या हुआ, ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। तो minimum temperature of which a solid melts become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। तो यहाँ से क्या हुआ, ये melting point की डेफिनेशन आपकी कि minimum temperature at which the solid melts to become a liquid, मतलब कि solid जो है liquid में change हो जाता है, उसको atmospheric pressure पे हम क्या कहते हैं, melting point कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। क्योंकि जो हमने एक्टिविटी की थी यहाँ पे अभी, तो उसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है जब तक वो मेल्ट होता है, जब तक उसका टेम्परेचर, पूरी बर्फ़ मेल्ट नहीं होती, जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि हमने थर्मामीटर लगाया सेम ही रहता है। तो जो हम लगातार उसको हीट दे रहे हैं, कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं, वो हीट कहाँ चली जाती है। तो इसके बारे में आप सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो कि वो हीट कहाँ जाती है। तो वो हीट जो जाती है वो कहाँ चली जाती है, सारी की सारी हीट उसमें बर्फ़ के पार्टिकल में, आइस के पार्टिकल में चेंज हो जाती है, जब तक कि वो पूरी की पूरी बर्फ़ जो है वो मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट गेट्स यूज टू चेंजिंग, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, हीट्स यूज अप टू चेंजिंग इन द स्टेट बाय द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एक फोर्स से दूसरे चेंज में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको वीक करने में ये हीट यूज़ हो रही है। अब एट दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द आइस, देखो बाय आइस विदाउट शोइंग द एनी राइज इन टेम्परेचर, कोई भी उसमें टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होगा, कोई भी आपको उसमें टेम्परेचर का राइज नहीं दिखेगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, और आप लगातार उसमें हीट भी दे रहे हैं। तो ये हीट कहाँ एब्जॉर्ब होगी, आइस को मेल्ट होने में हो रही है। तो जब ये ऐसी जो हीट है, जब वो आइस को मेल्ट होने में यूज़ हो रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको एक नया टर्म आया, उसको कह दिया हमने लेटेंट हीट। यहाँ पे एक नाम आया लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मीन्स क्या होता है, लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन, छुपी हुई। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या हुई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि लेटेंट हीट क्या हुई कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। तो सो पार्टिकल ऑफ वाटर कितने हुए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव द मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो पूरी आइस थी वो वाटर में चेंज हो गई, लेकिन हम लगातार उसको क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे। तो जो हीट जो है अब कहाँ किसके पार्टिकल ने ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, वो वाटर के पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इन दिस रीज़न क्या होता है, इसका कारण से, इसी कारण से क्या होता है, वाटर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, आइस के कंपेयर में। अब ऐसे ही जब आइस के कंपेरिजन में वाटर की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसे ही अगर आप देखो कि हीट एनर्जी, व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, और ज़्यादा फास्टर वो मूव करने लग जाएंगे। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव द enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into the gas। अब देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब हम लगातार उसको हीट देते रहते हैं तो उसकी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो बढ़ती रहती है, और एक स्टेज ऐसे आता है कि जो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाती है। जो मतलब क्या है कि उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है, और अब लिक्विड के पार्टिकल थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड इज स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लिखना है, इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमेना है। बल्क का मतलब क्या होता है, पूरे की पूरी बॉयल जो होता है पूरे वाटर में होता है। जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो वाटर की, चाहे 1 लीटर ले रहे हो, जो 1 बाउल ले रहे हो, तो बॉइलिंग में सारे ही पार्टिकल जो है इसके पार्टिसिपेट करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि वो सरफेस के पार्टिकल लेंगे या बॉटम के पार्टिकल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब सारे पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हमने क्या कह दिया, बल्क फिनोमेनन।
particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. अब यहाँ पे एक टेम्परेचर चेंज होने सिखाया है कि आप टेम्परेचर जो है कैसे चेंज होते हैं. हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू द केल्विन स्केल या केल्विन स्केल इनटू द टेम्परेचर, केल्विन स्केल इनटू द सेल्सियस स्केल. तो देखो वाटर जो है, वाटर की जो है किस डिग्री पर जो क्या करता है 373 केल्विन पर क्या हुआ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. वाटर का वैसे वाटर अगर सेल्सियस डिग्री में कितने पे बॉयल होता है, वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है. लेकिन अगर हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हुआ 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन स्केल में 373 केल्विन पर स्केल पे बॉयल होगा. तो केल्विन स्केल में जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला आता है, कोई भी सेल्सियस है उसको कैसे करते हैं, C इक्वल टू टेम्परेचर प्लस 273, और वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास में K टेम्परेचर आ जाएगा. अगर आपके पास में कोई भी सेल्सियस स्केल दे रखा है, उस सेल्सियस स्केल में जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है, जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसको आप इधर ले जाओगे और वो ऐड हो जाएगा किस में 273 में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा K में. और अगर आपको केल्विन दिया हुआ है तो केल्विन आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, केल्विन टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है. तो सेल्सियस स्केल में से 273 आपको लेस करना है. क्या, सेल्सियस में से, सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें से 273 आपको लेस करना है. तो इस प्रकार से आप अपना जो है सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है कि सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो जाता है, अगर हीट देते हैं तो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को अगेन हीट दे रहे हैं तो गैसियस स्टेट में. अगर हम गैस को ठंडा करें तो कूल स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है, और लिक्विड को और ठंडा करें तो सॉलिड स्टेट में. तो फिर अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या सारी स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए क्या वो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जब हम उसको देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या वो इसी प्रोसेस से चेंज होती है कि सॉलिड पहले लिक्विड में ही होगी, सॉलिड स्टेट पहले लिक्विड में ही चेंज होगी और लिक्विड ही गैस में होगी? ऐसा नहीं होता बच्चों. कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, विदाउट चेंज हुए लिक्विड में वो चेंज नहीं होंगे, वो सॉलिड से गैसेस में भी चेंज हो जाएंगे. या फिर हम कह सकते हैं गैसेस डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट. तो ये वाला जो स्टेप है वो नहीं होगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं. वो देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है सब्लिमेशन क्या हुआ है. यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है, यहाँ पे लिख भी रखा है देखो, सम सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. This process is known as sublimation. यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है क्या कि कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड ले लिया है, उसको आपने हीट कर रहे हो. हीट करने पर यहाँ पे बाउल ले लिया आपने, चाइना डिश ले ली, उसमें आपने कैम्फर रख सकते हो या अमोनियम क्लोराइड रख दिया. यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ दिखाया हुआ है, और इसके ऊपर एक उल्टी फनल रख दिया आपने. क्या रख दिया, इन्वर्टेड फनल रख दिया, और उसके ऊपर एक उसके जो नेक है वहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया ताकि जो उसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले. ठीक है, कॉटन का डॉट लगा दी, प्लग लगा दिया है. अब जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो इवेपोरेट होकर इसकी जो दीवार पर वो डायरेक्ट यहाँ पे जम जाता है. ये दिख रहा है आपको, ये जम रहा है. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहते हैं. ठीक है, A change of state directly from solid to gas without changing into the liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into the liquid state is called deposition.
डिपोजिशन मतलब उसको डिपॉजिट होना, जमा हो जाना। जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में, तो उसको हमने क्या कह दिया, सब्लिमेशन कहा। और अगर गैस जो है सॉलिड में चेंज हो जाती, कन्वर्ट हो रही है, उसको हमने क्या कहा, डिपॉजिट हो गया है वो। ठीक है, ये टर्म आपको डिपोजिशन और सब्लिमेशन आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का स्टेट ऑफ चेंज पे, जो भी मैटर की हम स्टेट चेंज कर रहे हैं एक दूसरे में, उस पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कुछ एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे क्या दिखाया गया है यहाँ पे, अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट इन क्लोजर कंटेनर। यहाँ पे एक कंटेनर दिखाया गया, उसमें कुछ गैस है, पिस्टन निकाल, आपने ये 3 पिस्टन है यहाँ पे, इसमें ये पिस्टन लगे हुए हैं, और जब पिस्टन को हटा लेते हैं तो उसके बीच में क्या भरा रहता है, पार्टिकल, गैस भरी रहती है। अब जब हम पिस्टन को क्लोज़ करते हैं तो क्या होता है, इसके पार्टिकल थोड़े क्लोज होते चल जाते हैं और ईजीली कंप्रेस होने लग जाते हैं। अगर हम सॉलिड लेते हैं तो उनको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि बाई अप्लाइंग द प्रेशर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड द गैस। तो जो गैस है धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। किस पे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण वो गैस जो है लिक्विफाइड हो रही है, वो क्या है, बाई अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो कोई भी गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, उसको हम अंडर द हाई प्रेशर जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्टली गैसियस स्टेट। अगर हम क्या उसको किस में करते हैं, इट इज़ द स्टोर अंडर द हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर पे हमने वो स्टोर किया है। अगर उसका प्रेशर हमने डिक्रीज़ कर दिया तो उसको क्या करेंगे, वो CO2 जो सॉलिड थी हमारे पास में, ये सॉलिड थी, वो किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट में। कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो सॉलिड का CO2 किस में चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। ये देखो सॉलिड जो है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रे डायग्राम दिखाया गया है कि सॉलिड जो है किस में चेंज हो रहा है, जब हम उसको गर्म करते हैं, या सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। कि सॉलिड जो है किस में चेंज हो जाता है, फ्यूज़ किस में हो जाता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। किस में, जब धीरे धीरे वेपर बनेंगे, वेपराइजेशन प्रोसेस होगी, उसके द्वारा जब गैस बनेगी। और गैस को हम कूल करें, डिपोजिशन करें, ठंडा करें, तो कौन से इसमें डिपोजिशन में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो सब्लिमेशन। और अगर गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसको कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। और लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाती है तो उसको हमने क्या कह दिया, सॉलिडिफिकेशन। ये जो लिक्विड है वो अगर सॉलिड में चेंज हो जाता है तो सॉलिडिफिकेशन। ये फ्यूज़न है, सॉलिडिफिकेशन है, सब्लिमेशन है, डिपोजिशन है, वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन, ये प्रोसेस हैं जिससे एक स्टेट ऑफ मैटर जो दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बॉइलिंग कैसा फिनोमेना था, वो था बल्क फिनोमेना, जबकि इवेपोरेशन जो है बल्क में नहीं होता, ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे ही इवेपोरेशन होगा। अच्छा, और ये इसके लिए बॉइलिंग के लिए हमें काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है, जबकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। डेली लाइफ में आप देखते भी हैं कि जो लिक्विड जो है कैन बी चेंज इनटू द वेपर
कोई भी अगर हम आपके घर में पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वो कपड़े ड्राई अप हो जाते हैं। और पानी जो अगर नीचे आपने बाउल में कोई पानी रखा है तो पंखे में रख दो, खिड़की के आगे रख दो, तो डिफरेंट टाइम में वो अलग अलग प्रकार से, अगर हवा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो जल्दी सूख जाएगा, अगर मॉइस्चर है तो थोड़ा कम सूखेगा, रेनी सीजन है तो थोड़ा टाइम लगाएगा। तो इस प्रकार से इवेपोरेशन होता है, लेकिन उसका टाइम जो है वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखाई गई हैं, उसमें ही ये दिखाया गया कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। उससे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या होती है। द फिनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि कोई भी फिनोमेना जब लिक्विड को चेंज हो रहा है वेपर में, और किसी भी टेम्परेचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पर नहीं पहुंचना, नहीं तो वो बॉइलिंग कहलाएगा। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। अब फैक्टर अफेक्ट द इवेपोरेशन वो कौन से हैं? तो वो आते हैं बच्चों, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये जो हैं, और मौसम हो गया, ये सब उसके फैक्टर हैं। तो क्या कहता है यहाँ पे देखो, एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा, तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि वाइल द पुटिंग क्लोथ इन द फॉर द ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। उनको हम फैला के जब कपड़े सुखाते हैं तो फैला के सुखाते हैं। फिर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड टू कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट। फिर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो, अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, मॉइस्चर कम है, तो ह्यूमिडिटी पहले होती क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। दिस एयर अराउंड कैन नॉट होल्ड द मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे हो जाएगा? डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी तो इवेपोरेशन जो होगा ज़्यादा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज़ होगा। कम मतलब डिक्रीज, समझ आ गई? फिर है द इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड तेज होगी, इंक्रीज होता है, तो इवेपोरेशन भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। फिर है हाउ डज द इवेपोरेशन कॉज द कूलिंग। कैसे इवेपोरेशन हमें ठंडा रखता है? तो अभी हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन जो है सराउंडिंग से क्या लेता रहता है? हीट लेता है, और हीट लेकर के उसके पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जब वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो उसकी सराउंडिंग से हीट लेने के कारण उसकी सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, कूलर हो जाएगी। तो इसी रीज़न से वो इवेपोरेशन से हमें ठंड महसूस होती है, ठंडा ठंडा लगता है। तो यही कारण है, इसी कारण ड्यू टू दिस रीज़न इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। और जो हीट लेते हैं उसको पार्टिकल जो मतलब ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के दौरान जो उन्होंने हीट ली है उसको लेने के लिए वो बाहर से सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक अस सराउंडिंग कोल्ड। तो इससे हमें क्या लगता है कि भाई हम थोड़े थोड़े ठंडे महसूस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि एसीटोन है, नेल रिमूवल को जब अपने पाम में आप डालते हो, अपने हथेली में डालते हो, तो अपने आपकी बॉडी की हीट से वो इवेपोरेट हो जाता है और आपको कूलर आपकी जो पाम है वो कैसी दिखाई देती है? आपको कूल फील करते हो आप इसको। ऐसे ही हॉट सनी डे में क्या होता है? पीपल स्प्रिंकल द वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्जर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल एंड द हॉट सरफेस। तो अपने रूफ पर पानी का छिड़काव कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं,
बिकॉज द लार्जर लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल। जैसे जैसे ज़्यादा ही लेटेंट हीट लेंगे तो उससे क्या होगा, हॉट सरफेस जो है कैसी फील करवाएगी, आपको कूल करवाएगी। फिर ऐसे ही दिया हुआ है, वाई शुड वी वियर द क्लोथ कॉटन क्लोथ इन द समर। तो ड्यूरिंग द समर एवरीबडी लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ। तो वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। अब देखो क्या होता है, हम समर में क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा हम प्रेस्पायर करते हैं, तो जो पार्टिकल ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग क्या हुई, हमारी बॉडी से जो स्वेट आ रहा है, तो स्वेट आने के लिए जो क्या होता है हमारी बॉडी से वो लिक्विड के क्या कर लेते हैं, लिक्विड जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, हमारी बॉडी से। और जब हमारी बॉडी से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी बॉडी कैसा फील करेगी, कूल, आपको कूल, आप ठंडा फील करोगे। सो एवरीबडी, यहाँ पे लिख भी रखा है कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। और कॉटन कैसा होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प बाई एब्जॉर्बिंग द हीट, एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, और वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर। जब अगर आपने ग्लास टम्बलर है और कंटेनिंग द आइस, और उसके अंदर आइस है, बर्फ़ रखी हुई है, तो इसके चारों तरफ आपको टम्बलर के आउटसाइड पे कवरिंग पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो उसकी सराउंडिंग की एयर होती है, वो एयर में से जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, वो वाटर के ड्रॉपलेट भी किस फॉर्म में होते हैं, वेपर के फॉर्म में होते हैं। और जब वो वाटर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जो वाटर होते हैं, इस आइस वाली टम्बलर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे वेपर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने के कारण कहाँ जमा हो जाती है, हवा के जो वाटर के वेपर आउटर सरफेस ऑफ ग्लास के आउटर सरफेस पे जमा हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑफ वाटर लॉसेज एनर्जी and get converted into the liquid state, which we see the as water droplet. So here is your chapter is finished. You can read it yourself, and if you have any doubt, then comment in comment section. Please like and subscribe my channel Sapphire Science. Thank you watching this video.